कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सर सबसे पहले तो ये समझा जाए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत क्या है, जब अपने पास सिंपल माइक्रोस्कोप था ही। सिंपल वाला जब था तो कंपाउंड की जरूरत क्या थी। सिंपल माइक्रोस्कोप में कुछ लिमिटेशंस थे कि वो मैग्निफिकेशन जो है वो 10x से 30x तक ही कर सकता था। देखे था ना फॉर्मूला, m=1+d/f, देखे थे। तो उसकी लिमिटेशन थी, हम लोग उसमें ज़्यादा मैग्नीफाई नहीं कर पाते। माइक्रोस्कोप का यूज़ क्यों किया जाता है, माइक्रोस्कोप नाम से पता चल रहा है, माइक्रो मतलब छोटा, स्कोप मतलब उसको बड़ा करना, ठीक है ना। स्कोप देखते होगा ना जो गेम वगैरह खेलते हैं सब, उसमें आता है स्कोप लेकर 10x 20x 40x। तो स्कोप का मतलब क्या हुआ, जूम करना। माइक्रो का मतलब छोटा, माइक्रोस्कोप मतलब छोटी चीज़ों को बड़ा करना है हमें। लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप का लिमिटेशन ये था कि सर वो 10x से 30x तक ही उसका लीनियर मैग्निफिकेशन वेरी करता है। तो अब मुझे उससे भी ज़्यादा मैग्नीफाई करना है, ठीक है ना। कुछ सेल्स या बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं जिनको हम 30x पे भी नहीं देख सकते हैं, ठीक। और इमेज की क्वालिटी बनी रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जूम करे ब्लर हो जाए। ऐसा देखा होगा मोबाइल फ़ोन वगैरह हम देखते होंगे, जूम जितना करते जाओ ब्लर होता जाता है वो। तो हमें ऐसा डिवाइस चाहिए था, या हमें माइक्रोस्कोप में भी एक ऐसा माइक्रोस्कोप चाहिए था कि जिसमें मैं जूम करूं तो उसकी क्वालिटी जैसी है वैसी बनी रहे, और छोटी से छोटी चीज को और ज्यादा वो क्या कर सके, मैग्नीफाई कर सके। इसीलिए हम यूज करते हैं क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नाम से पता चल रहा है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता क्या है, दो या दो से अधिक चीजों का जब भी मिक्सचर करते हैं हम लोग। तो यहाँ माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, तो कंपाउंड पहले ऑब्जेक्टिव उसमें क्या पड़ा था, सिंपल में सिर्फ एक लेंस यूज करते थे हम, तो कंपाउंड में अब क्या करेंगे, दो लेंस यूज करने वाले हैं, ठीक है। जो वहां यूज करते थे अब उसको हम लोग क्या नाम देंगे, आईपीस नाम दे देंगे। आंख की तरफ होता है, जैसे अगर माइक्रोस्कोप देखा होगा तो दो लेंसेज लगे होते हैं। इधर की तरफ अगर तुम ऑब्जेक्ट को रख रहे हो तो इधर छोटा लेंस होता है, और इधर बड़ा लेंस होता है जहां पे तुम इस तरह से आंख रखते हैं। जिधर आंख रखते हैं उधर बड़ा होता है, जिधर आंख रखे हो उसे आईपीस बोला जाता है, ठीक है। और जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया उधर उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं हम लोग। बात समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, छोटा होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है। वहीं जब टेलीस्कोप पढ़ोगे, टेलीस्कोप में देखा होगा जिधर आंख लगाते उधर छोटा होता है, जिधर से ऑब्जेक्ट को देखा जाता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो टेलीस्कोप में उल्टा हो जाता है वो चीज, ठीक। तो यहाँ पर कल वाले ही अरेंजमेंट के बाद हम लोग आगे थोड़ी बात कर लेते हैं कि मान लो हमारे पास ये एक दिया गया था कॉन्वेक्स लेंस, जिसको मैं ऑब्जेक्टिव लेंस बोलूंगा क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर रखा गया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका अपर्चर छोटा होगा और फोकल लेंथ भी छोटा होगा। बोर्ड में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, एमसीक्यू में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका अपर्चर, अपर्चर तो स्मॉल होगा, और साथ ही साथ जो इसका फोकल लेंथ होगा वो हम लोग स्मॉल रखते हैं। जितना स्मॉल पॉसिबल है उतना स्मॉल रखा जाता है फोकल लेंथ। लेकिन जब मैं अब आईपीस बनाऊंगा उसका फोकल लेंथ मॉडरेट रखते हैं, उसको छोटा नहीं रखा जाता है, उसको मॉडरेट रखा जाएगा, ठीक है ना। इसका फोकल लेंथ छोटा रखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। अगेन मान लो यहाँ पे फोकस है इसका, बियॉन्ड एफ मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को रखा। अब यहां से क्या होगी, एक लाइट रे ऐसे निकलेगी यहां से। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, लाइट रे यहां से पास करने वाला है, इसके फोकस से पास करेगा कि नहीं, ठीक है। और एक और लाइट रे को मैं यहां से इंसिडेंट करा देता हूं सेंटर से, ऑब्जेक्टिव सेंटर से। यहां पे कहीं इमेज का फॉर्मेशन होने वाला है। अब मैं दूसरा लेंस जो है, मैं जो दूसरा लेंस लेकर के आऊंगा वो इस तरीके से लेकर के आऊंगा कि ये जो इमेज बना है, इसका इमेज बना है, वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, सही है ना। अब मैं एक लेंस लेकर के आऊंगा और उसको इस तरीके से ले आऊंगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है उस मिरर लेंस का, वो उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए। जैसा कि हम लोगों ने माइक्रोस्कोप सिंपल में देखा था। सिंपल में क्या देखा था कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते थे हम लोग, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। बात समझ आती है क्या। तो मैं अब उस लेंस को देखो लेकर के आऊंगा इस तरीके से। अब मान लो उसका फोकस ये रहा, मैं यहां पर रखा हुआ सपोज, और मैं इसको एडजस्ट करूंगा एडजस्ट करूंगा एडजस्ट करूंगा एडजस्ट करूंगा। जैसे ही ये वाला इसका इमेज इसका ऑब्जेक्ट होगा, जैसे ही वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाएगा, मेरा काम हो चुका है। बात समझ आती है, ठीक है। तो यहां पे हमारा आईपीस बनने वाला है जो कि बड़ा बनेगा, थोड़ा सा आईपीस बना दिया मैंने, इससे बड़ा होगा। अब आईपीस का ऑप्टिकल सेंटर यहां पर है, और इसका इसका जो फोकस है वो मान लेता हूं यहां पर है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव का फोकस है तो एफ नॉट बोल देता हूं मैं, और ये आईपीस है, आईपीस जिसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसका तो ई लिख देते हैं हम यहाँ पे,
कोई दिक्कत है? और इधर भी होगा तो यहाँ भी कहीं एफ ई होगा, इतने ही दूर पे लगभग यहाँ पर एफ ई होने वाला है। अब ये जो इसका इमेज था, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करने वाला है, ठीक है। तो यहां से लाइट रे इंसिडेंट होगी इसके ऊपर। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, लाइट रे फोकस से पास होने वाला है कि नहीं, यहीं से मान लेते हैं, इस तरह से फोकस से पास होने वाला है, फोकस से सर ये पास होने वाला है। और एक लाइट रे को मैं क्या करूंगा, ऑप्टिकल सेंटर से निकालूंगा, दोनों डाइवर्जिंग होनी चाहिए, ठीक है। फिगर को थोड़ा सा ढंग से बनाना, स्केल लाइन स्केल से बनाओगे तो अच्छे से बनेगा ये, ठीक है। यहाँ पे सेंटर है हमारा। अब क्योंकि इस लेंस के लिए इमेज कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, सेम साइड में होने वाला है, इनलार्ज होकर के, सेम साइड में इनलार्ज होकर के। तो इसको जब मैं बैक ट्रेस करूंगा, ठीक है, इसको ऐसे बैक ट्रेस किया जाएगा, तो सपोज करो ये लाइट रे आकर के यहाँ पर मिल रही है, यहाँ मिलेगी तो इमेज का फॉर्मेशन कुछ यहाँ होने वाला है, इमेज का फॉर्मेशन कुछ यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होने वाला। अब तुम ध्यान से देखना जरा, ऑब्जेक्ट कितना छोटा रखा गया था और कितना बड़ा इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। जब पेन से उसके स्केल की हेल्प से जब तुम इस रे डायग्राम को बनाओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट था, इतना बड़ा इमेज बना दिया कि नहीं। दूसरी चीज अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे यहाँ पे, दूसरी चीज क्या हो रही है कि ऑब्जेक्ट कैसे रखा गया था, ऐसे रखा गया अपवर्ड डायरेक्शन में, इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो माइक्रोस्कोप में ये चीज तुम देखे भी होगे, जब भी एक्सपेरिमेंट करते हो कि उल्टा इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी किसी चीज को देखना जिसका सिर, मान लो ये सिर है और ये पैर है, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, एनालिसिस करना है, सिर इधर होना चाहिए पैर उधर होना चाहिए, तो ऐसे रखोगे तुम, क्योंकि इसका इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना। जैसे भी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है उसका इन्वर्टेड इमेज हमारे पास बन करके आता है माइक्रोस्कोप के अंदर, बात समझ में आ जाती है, ठीक है। नेमिंग वगैरह ऑप्टिकल सेंटर को ओ से लिख रहे थे या सी से लिख रहे थे, सी से लिख रहे थे ना, तो C1 C2 नाम दे देते हैं इसको। इसका ऑप्टिकल सेंटर मैं बोल देता हूं C1 और इसके ऑप्टिकल सेंटर को हम C2 नाम दे देते हैं। ऑब्जेक्ट को मैं ए बी बोल देता हूं, इंटरमीडिएट जो इमेज बना उसको ए डैश बी डैश बोल देते हैं, और फाइनल जो बना उसको ए डबल डैश बी डबल डैश बोल देते हैं। कोई आपत्ति है इसमें? यहाँ नहीं लिखते हैं, थोड़ा नीचे यहाँ लिखते हैं बी डबल डैश, क्योंकि अभी मैग्निफिकेशन देखना है ना, तो ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इस फिगर को बनाए जरा जल्दी से। अब इसका मैग्नीफाइंग पावर समझ लेते क्या होता है। जैसा कि सिंपल माइक्रोस्कोप में बोला गया था, मैग्नीफाइंग पावर और कुछ नहीं होता है, इमेज जितना भी एंगल बनाता है ऑप्टिकल सेंटर पे, ठीक है, टू द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट द ऑप्टिकल सेंटर। लेकिन वहां पे सिर्फ एक ही लेंस था तो वहां कोई समस्या नहीं थी। यहां पे एक समस्या आ सकती है कि सर इस वाले से देखें कि इस वाले से देखा जाएगा एंगल, बात समझ आती है। तो इसीलिए क्या लिखवाया गया है, फ्रॉम द आई पीस, जहां पे तुम्हारी आंख होगी वहां से ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है और इमेज कितना एंगल बना रहा है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज क्या बताया गया था, व्हेन ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, बताया गया था तुमको माइक्रोस्कोप सिंपल में, क्या बताया था मैंने, चुपचाप क्या करो, ऑब्जेक्ट को सरका के ले आओ जहां इमेज बन रहा है, इमेज के चरणों में लेकर आके गिरा दो उसको, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पर है सर, ये रहा, इसको सरका के फाइनली में जहां बना है, तो इस ऑब्जेक्ट को सरका करके मैं यहां पर लेकर के आने वाला हूं, यहां पे कहीं पर मैं ऑब्जेक्ट को लेकर के आऊंगा, और बी डबल डैश है, इसको मैं ए ट्रिपल डैश नाम दे देता हूं, ठीक है। अब यहां से सर जो एंगल बन रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट का एंगल, इसको क्या नाम देंगे, अल्फा, और यहीं से इमेज जो फाइनल बना है उसका एंगल जो बन रहा होगा उसको क्या नाम दिया जाता है, बीटा। कल ये बात देखे थे, जब दोनों लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होंगे, जब दोनों लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब 25 सेंटीमीटर पे जब होंगे, ठीक है, तो उस समय पे जो एंगल बनेगा आई पीस से, जहां आंख रखी गई होगी, यहां पर अपना आई है, यहां से बैठ करके हम चीजों को एनालाइज करते हैं, यहां से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा सर, मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, सही है ना, बीटा बाई अल्फा होगा। क्यों बीटा बाई अल्फा, क्योंकि बीटा इमेज का एंगल है, इमेज जो बना रहा है एंगल, और ये अल्फा एंगल किसका है, ऑब्जेक्ट का एंगल है। सर हमको पता है
सिंस m इक्वल्स बीटा बाई अल्फा, सिंस एंगल्स एंड अपर्चर आर स्मॉल। ये बात हमको पता है कि नहीं? तो मैं क्या लिख सकता हूं, बीटा को tan बीटा लिखा जा सकता है एंड अल्फा को क्या लिख सकता हूं मैं, tan अल्फा लिख सकता हूं। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, tan बीटा बाई tan अल्फा। अब अपना अगला टारगेट क्या है, tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू को निकालना। इस ट्रायंगल में देखो जरा, a ट्रिपल डैश b डबल डैश C2 में, इन ट्रायंगल a ट्रिपल डैश b डबल डैश C2 में, अगर तुम ध्यान से देखते होगे अल्फा ये बन रहा है। अल्फा का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहां से tan अल्फा कितना हो जाएगा, a ट्रिपल डैश b डबल डैश, a ट्रिपल डैश b डबल डैश अपॉन में b डबल डैश C2, यही होने वाला है b डबल डैश C2। और सर a ट्रिपल डैश b डबल डैश को, a ट्रिपल डैश b डबल डैश को क्या मैं ए बी लिख दूं, कोई आपत्ति है? क्योंकि दोनों तो एक ही है, ए बी बाई बी डबल डैश C2। अब इन ट्रायंगल, इसको ध्यान से देखना, a डबल डैश b डबल डैश C2 में बीटा बन रहा है, तो a डबल डैश b डबल डैश C2 में tan बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan बीटा विल बी इक्वल टू a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में b डबल डैश C2, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में b डबल डैश C2। तो अब मैं मैग्निफिकेशन निकाल रहा हूं, दोनों का रेशियो हम लोग लेते हैं, दोनों का रेशियो लेते हैं हम लोग। देयरफॉर m इक्वल्स क्या है हमारे पास, tan बीटा अपॉन में tan अल्फा है कि नहीं है, tan बीटा अपॉन में tan अल्फा है। तो tan बीटा की वैल्यू ये रखी है अपने पास, इसको पुट करेंगे क्या हो जाएगा, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में b डबल डैश C2, और अल्फा tan अल्फा डिनोमिनेटर में है तो पलट के मल्टीप्लाई कर दूं, कोई आपत्ति है? पलट करके मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहाँ हो जाएगा ए बी और यहाँ हो जाएगा बी डबल डैश C2। सर इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना, a डबल डैश अपॉन में ए बी, ठीक है। तो m इज इक्वल टू बचा a डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए बी। अब मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैं a डैश बी डैश का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसका इमेज था और इसका ऑब्जेक्ट था, इसको भी पिक्चर में लेकर आना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो मैं ऊपर नीचे a डैश बी डैश का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a डैश बी डैश, और इसको अरेंज जब करूंगा, इसको इधर भेज दूंगा, इसको इधर भेज देता हूं मैं, a डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए बी मल्टीप्लाइड बाई a डैश बी डैश अपॉन में a डबल डैश a डैश बी डैश, इसको इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दूंगा ए बी। अब ध्यान से देखना क्या चीज बन गया, ये a डबल डैश बी डबल डैश का मतलब क्या हुआ, फाइनल इमेज, यह है, अपॉन में a डैश बी डैश का मतलब क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्ट। तो एच आई बाई एच ओ हो रहा है कि नहीं, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो रहा है आईपीस के लिए ये। तो क्या ये मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस है कि नहीं है, मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला होता है एच आई बाई एच ओ। इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ए डैश बी डैश है, डिनोमिनेटर में आ रहा है एच ओ, और ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है, इसके लिए इमेज है, तो इमेज ऊपर आ रहा है। तो सर ये क्या है हमारा, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस है, इंटू ए डैश बी डैश क्या है, इसके लिए इमेज है, और ए बी क्या है, इसके लिए ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं, ये हो गया। वेयर वेयर एम ई क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, आईपीस का ये मैग्निफिकेशन है, जिसकी वैल्यू क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए डैश बी डैश, और एमओ क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, जहां पे आंख लगाते हैं वो आईपीस होता है, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी। अब ध्यान से सुनो, हमने कल ही पढ़ा था कि आईपीस, छोड़ दो, हमने ये पढ़ा था कि कोई भी लेंस के अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, किसी भी लेंस के फोकस और ऑब्जेक्टिव सेंटर के बीच में वो ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, तो कैसा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, 1 प्लस डी बाई एफ पढ़े थे कि नहीं, 1 प्लस डी बाई एफ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो सर मैग्निफिकेशन ऑफ एम ई क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी बाई एफ, हमको ये बात पता है, सिंस
एम ई इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ ई लिख दूं क्योंकि आईपीस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। एफ ई लिख देता हूं मैं, आईपीस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ई आईपीस की बात की जा रही है, बात समझ में आती है। और एमओ क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस का हमको निकालना है। तो सर ऑब्जेक्टिव लेंस ये है, इसके बियॉन्ड एफ रखा गया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जनरल फॉर्मूला जो हमारा होता था एच आई बाई एच ओ वो लेकर के चलेंगे। या लेंस के लिए मैग्निफिकेशन हम लोग एक और चीज पढ़े हैं, क्या होता था, वी बाई यू। वी बाई यू भी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। मैग्निफिकेशन क्या होता था, एम इक्वल्स एच आई बाई एच ओ या तो वी बाई यू, ठीक है। तो हमको ये भी पता है। एंड एमओ क्या होता है, वी बाई माइनस यू लिख दूं, कोई आपत्ति है, क्यों, ऑब्जेक्ट पीछे है। अरे भाई ऑब्जेक्ट पीछे है ना, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है इसलिए माइनस टू रखेंगे, ये सेम डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है इसलिए वी रखा जाएगा, कोई दिक्कत है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो वी रखा गया है वो किसका, इसका इमेज का रखा गया है, फाइनल इमेज का नहीं है वो, इसके इमेज का रखा गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ओ और ओ बना देता हूँ फिर, वरना कंफ्यूजन ना हो। ओ का मतलब क्या हुआ, ये इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है, फाइनल इमेज का वी नहीं है ये। फाइनल इमेज का तो v इज इक्वल टू डी पर बना है, ये फाइनल है। ये वाला जो इमेज बना है वो यहां से कितने दूर पे होगा, vo दूरी पे होगा कि नहीं होगा, बोलो। और इसका जो इमेज बन रहा है वो ue बोल देता हूं मैं, और ये ve है, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। फिर इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो इंप्लाई डेट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v बाई माइनस का u नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। और सबको पता है ये इतना फॉर्मूला तो पहले आता था कि नहीं, इतना फॉर्मूला हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप में आता था, 1 प्लस डी बाई एफ ई सिंपल में आता था। अब v बाई यू नॉट, वी नॉट बाई यू नॉट एक फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं, और वी नॉट हमेशा ही बड़ा होने वाला है, तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी कि नहीं आएगी। ग्रेटर देन 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा हमारा। तो यही चीज हमको यहाँ मिलता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में क्या हो जाता है, हमारा मैग्निफिकेशन बढ़ जाता है, कितने फैक्टर से, v बाई यू नॉट फैक्टर से, v नॉट बाई यू नॉट फैक्टर से माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगा। नोट कर लो। अब देखो यहाँ पे एक चीज पूछता है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, कि माइक्रोस्कोप का लेंथ कितना बड़ा रखा जाएगा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो बाबू माइक्रोस्कोप कितना बड़ा होता है, अगर माइक्रोस्कोप देखे होगे तो एक एंड पे यहां लेंस लगा होता है और एक एंड पे यहां लेंस लगा होता है कि नहीं, मतलब इन दोनों लेंसेज के बीच का ही लेंथ ऑफ क्या होगा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप होगा। दोनों लेंसेज के बीच का अगर माइक्रोस्कोप देखे होगे, जो लंबाई होती है ट्यूब की, माइक्रोस्कोप ट्यूब की जो लंबाई होती है, एक एंड पे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है और एक एंड पे आईपीस लगा होता है, मतलब दोनों लेंसेज के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप का लेंथ बोलते हैं हम लोग, या माइक्रोस्कोप ट्यूब का लेंथ बोलते हैं। तो ध्यान से देखना, इस लेंस से इस लेंस के बीच की दूरी को क्या मैं वी नॉट प्लस यू लिख सकता हूं, बोलो। यहां से लेके वी नॉट गए, वी नॉट लेके यू गए, तो क्या दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप जो होता है एल इक्वल्स होता है वी नॉट प्लस यू ई, बात समझ आ रहा है, ठीक है। अब इसी में एक स्पेशल केस होता है, क्या नोट करके लिख लेना, स्पेशल केस है, और इसी पर बोर्ड में अभी न्यूमेरिकल पूछा भी गया था, क्या कि अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं फोकस पे रख देता हूं, ध्यान से सुनना इस चीज को, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस फोकस पे रख देता हूं, ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस एफ नॉट पे रखा गया है तो क्या होगा, यू नॉट एफ नॉट के बराबर हो जाएगा कि नहीं, यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ नॉट के बराबर हो जाएगी, फोकल लेंथ के बराबर। अब जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा गया होगा तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, इन्फिनिटी पे होता है कि नहीं होता है, इन्फिनिटी पे होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां से जो लाइट रे निकलेगी सर वो सीधा इस पर आएगी, मतलब इसको क्या आभास होगा कि इसका ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, इनफाइनाइट पे रखा गया है कि नहीं, बात समझ रहे हो कि नहीं। फोकस पे जो ऑब्जेक्ट रखूंगा तो ये इमेज कहां बनाएगा, इनफाइनाइट पे, और इसका जो इमेज है वही इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो इसका इमेज जो इनफाइनाइट पे बन रहा है तो इसको क्या लगेगा कि मेरा जो लाइट सोर्स है वो कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है, तो लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, वी नॉट क्या हो जाएगा, फाइनल इमेज जो होगा वो लेंथ ऑफ ट्यूब के बराबर हो जाएगा कि नहीं, यहां से लेकर के यहां तक के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट यहां से लाइट रे यहां पर आ रही है तो लेंथ ऑफ ट्यूब के बराबर ही हो जाएगा।
तब इस केस में तुमको लेंथ ऑफ ट्यूब देगा वो, तो वी नॉट प्लस यूई से तुम नहीं निकाल सकते हो। बात समझ आ रही है? तब लेंथ ऑफ ट्यूब तुमको गिवन होगा वो कि लेंथ का ट्यूब इतना है, क्योंकि यहां से जो लाइट रे निकलेगी वो ऑलमोस्ट पैरेलल होकर के यहां पर आएगी, तो इसको क्या आभास होगा कि मेरा ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे, इनफाइनाइट पर है। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना, इसका इमेज कहां बनेगा, एल डिस्टेंस में बनेगा कि नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को मैं एल बोला हूं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन हो जाएगा हमारा वी नॉट की जगह मैं रख दूंगा एल अपॉन में एफ नॉट माइनस और 1 प्लस डी बाई एफ ई। ठीक है, और मॉड अगर ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एल अपॉन में मॉड एफ नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। तुम्हें ये मॉड वाला फॉर्मूला यूज करना है। मैग्निफिकेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल अपॉन मॉड एफ नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। अगर हमारा ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा गया था, बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछा भी गया था, इस बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है कहां पर, फोकस पे रखा है और सब कुछ दिया गया था, तो ये तुम फॉर्मूला लगा कर क्या हो गया। और एनसीईआरटी में शायद एक एग्जांपल भी दिया गया इसी पर बेस्ड, एनसीईआरटी पे एग्जांपल भी दिया गया इसी पर बेस्ड। ठीक है, नोट कर लो, हो गया हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी खत्म। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा टेलीस्कोप, लास्ट टॉपिक है भाई।